नवंबर 1994, पेरिस, दुनिया का वो शहर जिसे प्यार, रोशनी और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उस सुबह रू कोस्टो की एक पतली गली में खड़े पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर ना रोशनी थी ना राहत। वो एक अपार्टमेंट के सामने खड़े थे, नंबर 9। दरवाजा खोला गया। अंदर कदम रखते ही जो सबसे पहले महसूस हुआ वो खून की वो गंध थी जो किसी को भी अपनी जगह पर रोक दे। खैर, पुलिस आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि छत से कुछ लटक रहा था। पुलिस ने ऊपर देखा और देखते ही रुक गए। छत से इंसानी पैरों के टुकड़े टक रहे थे और अभी भी उनसे खून टपक रहा था। घर की दीवारों पर शैतानों की पेंटिंग्स थी और हत्या करने के अलग अलग तरीकों के चित्र बने थे। फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थी और फ्रिज में खून से भरे बैग साफ सुथरे तरीके से रखे हुए थे, जैसे कोई उन्हें बाद में इस्तेमाल करने के लिए सजो कर रखा हो। इस घर में रहने वाले का नाम था निकोलस क्लॉक, उम्र 22 साल और पुलिस की नजर में पेरिस का वेम्पायर, यानी कि पुलिस की नजर में वो पिशाच बन चुका था। वेलकम टू ट्रायल टेबल। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। 22 मार्च 1972, अफ्रीका का कैमरून देश, एक फ्रेंच कपल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, निकोलस क्लॉक्स। उसके पिता बैंक कंप्यूटर टेक्नीशियन थे, इसीलिए परिवार को हर कुछ महीनों में नए देश या फिर नए शहर में शिफ्ट होना पड़ता था। कैमरून से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से लिस्बोन और यही सिलसिला चलता रहा। इसीलिए निकोलस, जो कि उस समय छोटा बच्चा था, उसका कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, क्योंकि जब तक किसी नए स्कूल में उसकी पहचान बनती तब तक परिवार किसी नए शहर में शिफ्ट हो जाता। घर के भीतर की हालत भी ठीक नहीं थे। उसके पिता अक्सर काम से बाहर रहते थे और माँ एक्यूट डिप्रेशन की शिकार थी। बेटे के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी जरूरतों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। निकोलस जब भी उनके पास जाता था वो उसे इग्नोर कर देती थी। इस अकेलेपन में एकमात्र उसके साथी उसके दादाजी थे, लेकिन वो भी उसकी जिंदगी से बहुत जल्दी चले गए। निकोलस जब लगभग 10 साल का था, एक दिन वो और उसके दादाजी गार्डन में बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी अचानक उसके दादा को दौरा पड़ा और वे गिर पड़े और फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। यह निकोलस के लिए पहली बार था जब उसने किसी की डेड बॉडी देखी थी और उसे डर नहीं लगा। फिर वो उसके दादाजी के अंतिम संस्कार के दौरान जब सारे लोग घर के अंदर थे, वो बाहर जाकर कब्र के पास बैठ जाता था। थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदता, कभी पैर बाहर निकालता, कभी हाथ बाहर निकालता, फिर वापस ढक देता और घर आ जाता। ये सारी चीजें किसी ने नहीं देखा और किसी ने उसे नहीं रोका। इसके कुछ दिन बाद उसके माता पिता ने एक बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा उन पर हमला करता है और उसके दिमाग में कुछ अजीब हो गया है, लेकिन उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुई। फिर निकोलस की उम्र बढ़ती रही और उसके अंदर जो था वो भी बढ़ता रहा। 16 साल की उम्र तक निकोलस फ्रांस की कैपिटल पेरिस आ गया और यहाँ से उसकी डेली रूटीन बदलने लगी। पेर लासेज और पेसी सिमेंट्री पेरिस के दो फेमस कब्रिस्तान है। निकोलस इन्हीं जगहों पर अपना ज्यादातर समय बिताने लगा। रात में अकेले वो ताला खोलने की चीजें लेकर जाता और कब्रिस्तान में बने मकबरों का ताला खोलता, ताबूत उठाता और जो कुछ भी वहाँ पे होता उसके साथ रात बिताता। एक बार तो उसने फीमेल डेड बॉडी जिस पर लेप लगाकर रखा गया था ताकि बॉडी को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके, उसने कई बार स्क्रू ड्राइवर से उस बॉडी पर हमला करके उसे गोद दिया और जब उससे पूछा गया तो उसने स्वीकार भी कर लिया बिना किसी अफसोस के। इसी दौरान उसने किताबें भी पढ़ी, जैसे एटोनॉमी की किताब जिसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, मर्डर पर लिटरेचर पढ़ा, ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़ा, फिर उसने जापानीज ईसाई स्वागा के बारे में पढ़ा जो कि एक नरभक्षी था और उसे अपना रोल मॉडल मान लिया। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि एक सिंपल सा बच्चा जो कि अकेलेपन से जूझते जूझते एक नरभक्षी को अपना रोल मॉडल मान चुका है। जरा सोच के देखिए, बचपन का अकेलापन और पेरेंट्स का प्यार ना मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर 20 साल की उम्र में वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करता है, गन स्मिथ की ट्रेनिंग लेता है, यानी हथियारों की देखभाल और रख रखाव की ट्रेनिंग। लेकिन 1 साल के भीतर उसने कई सारी बंदूकें चुरा ली और अपने घर पर लेकर आ गया। आर्मी छोड़ने के बाद उसने पेरिस के एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। कैंपस की मेन बिल्डिंग पर एक क्लॉक टावर था। निकोलस जब भी उसे देखता उसके जहन में एक ही इंसिडेंट आता, 1966 का टेक्सास यूनिवर्सिटी मास शूटिंग, जब चार्ल्स विटमैन ने टावर से खड़े नीचे लोगों को गोलियों से भून दिया था। उसका सपना था कि एक दिन वो भी कुछ ऐसा ही करेगा जो कि पूरी दुनिया को हिला देगी। 1993 में उसे एक हॉस्पिटल में जॉब मिली, सेंट विंसेंट दी पॉल, और बाद में जोसेफ हॉस्पिटल पेरिस। काम था डेड बॉडीज को सुरक्षित रखना, उनकी पहचान के टैग लगाना, पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की मदद करना और डेड बॉडीज को फैमिली को सौंपना। ये उसकी सोच के हिसाब से उसके लिए सबसे परफेक्ट जॉब थी। पोस्टमार्टम के बाद जब डॉक्टर चले जाते और बॉडी उसके हवाले होती तो वो उसे एक अलग कमरे में ले जाता, घंटों वहाँ रहता और उन बॉडीज से मांस काटकर खाता। हमारे और आप जैसे नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा मंजर सोच के भी डर लगता है और अजीब लगता है। हॉस्पिटल में उसकी एक और जिम्मेदारी थी, ब्लड बैंक से ब्लड बैग्स लेकर डॉक्टर्स तक पहुँचाना। हर बार जब वो
वो ब्लड बैंक जाता, एक दो ब्लड बैग्स अपने पास रख लेता, घर ले जाता और रात में ग्लास में डालकर पीता, कभी प्रोटीन पाउडर के साथ तो कभी ह्यूमन एस के साथ। उसने बताया कि इन सब चीजों से उसे एक ऐसी सेंसेशन मिलती जो कि वो रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी और चीजों से, लेकिन यह भी उसके लिए काफी नहीं था। अक्टूबर 1994 निकोलस ने पहली बार किसी जिंदा इंसान को मारने का फैसला किया। इसके पीछे ना कोई पर्सनल दुश्मनी थी, ना कोई गुस्सा। उसके खुद के शब्दों में यह एक एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाहता था कि .22 कैलिबर की हेडगन एक इंसान पर कितना इफेक्टिव होती है। 90s के दशक में इंटरनेट लगभग ना के बराबर था। फ्रांस में मिनीटेल चलता था, एक अर्ली डिजिटल नेटवर्क जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। आप इसे 90s का सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। निकोलस ने फेक आइडेंटिटी बनाई और मिनीटेल पर एक 34 साल के इंसान से कांटेक्ट किया जिसका नाम थियरी बेजनियर था। उसने बेजनियर को रोमांस का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। बेजनियर एक सिंपल इंसान था, लंबे समय से वो पेरिस में रह रहा था। 4 अक्टूबर 1994 की शाम निकोलस अपने साथ एक .22 कैलिबर की पिस्तौल और एक बड़ा चाकू लेकर बेजनियर के अपार्टमेंट में पहुंच गया। बेजनियर ने दरवाजा खोला और निकोलस अंदर आया। बेजनियर जैसे ही दरवाजा बंद कर पलटा, निकोलस ने पिस्टल निकाली और सीधे उसके सिर पर तान दी। बेजनियर को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और निकोलस ने ट्रिगर दबा दी। गोली कई सोर्स के अनुसार सिर में लगी और कई सोर्स के अनुसार आंख में लगी, लेकिन बेजनियर अभी जिंदा था। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। फिर निकोलस उसके अपार्टमेंट में घूमने लगा और जब वापस आया तो उसने देखा कि बेजनियर अभी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। उसने गन लोड की और सिर के पीछे 2 और गोलियां मारी। फिर वो किचन में गया, वहां से उसने बिस्किट उठाए और बेजनियर के पास आकर बैठा और खाने लगा। जो निकोलस ने इसके बाद किया वो इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। उसके मन में जानने की इच्छा थी कि बॉडी में बुलेट कितनी गहराई तक जाती है। उसने पास में पड़े एक पेंसिल उठाई और बुलेट से जो घाव बना था उसके अंदर घुस पूरी ताकत के साथ। इसके बाद उसने बेजनियर का वॉलेट, आईडी, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, अलार्म क्लॉक उठाया और वहां से निकल गया। इस घटना के 3 दिन बाद बेजनियर के माता पिता को उसकी बॉडी मिली। अब ये केस पुलिस के पास गया। क्राइम सीन पर कुछ क्लू थे लेकिन कोई आई विटनेस नहीं था। निकोलस ने सोचा कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गया, बेजनियर का ड्राइविंग लाइसेंस लिया जिस पर उसने खुद की फोटो चिपका दी थी और उसकी चेक से एक वीसीआर खरीदने की कोशिश की। स्टोर के क्लर्क को चेक पर की गई हुई साइन पर कुछ डाउट हुआ। उसने निकोलस को रोकने की कोशिश की लेकिन निकोलस वहां से भाग गया। लेकिन क्लर्क ने पुलिस को उसके बारे में बता दिया। पुलिस ने उसको ढूंढना चालू किया और 15 नवंबर 1994 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई और जो मिला उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। छत से इंसानी पैरों के टुकड़े टक रहे थे और उनसे खून टपक रहा था। जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थी। फ्रिज में ब्लड बैग्स रखे हुए थे। दीवारों पर शैतानों की पेंटिंग्स बनी हुई थी और वहां से वो पिस्टल भी मिल गई जिससे बेजनियर की हत्या की गई थी। निकोलस ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, हत्या, मांस और ब्लड चुराकर पीना। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने बेजनियर के अलावा किसी और दूसरे इंसान की हत्या की है, तो उसने कहा कि नहीं, उसने किसी और दूसरे इंसान की हत्या नहीं की है और उसके खिलाफ कोई दूसरा एविडेंस भी नहीं मिला कि उसने दूसरी हत्या की है। 9 मई 1997 को निकोलस के वकील ने नॉट गिल्टी पीएलए कोर्ट में पेश की। वहीं दूसरी तरफ के लोगों ने उसे रियल लाइफ वैम्पायर कहा, यानी कि असल जिंदगी का पिशाच। लेकिन इस पूरे केस में साइकेट्रिक एवेल्युएशन का बड़ा असर पड़ा। कई साइकेट्रिस्ट ने मिलकर यह कंक्लूड किया कि निकोलस एक बॉर्डरलाइन साइकोटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसकी इंपल्स कंट्रोल करने की क्षमता काफी कम थी। इन सब चीजों के आधार पर उसे ना मैक्सिमम सजा मिली और ना ही साइकेट्रिक वार्ड में भेजा गया। कोर्ट में 3 घंटों की डिस्कशन के बाद उसे मर्डर, आर्म्ड रॉबरी और फ्रॉड का दोषी माना गया। उसे 12 साल की जेल हुई। जेल में उसने अपने खूंखार होने की इमेज का फायदा उठाया। कोई भी उसे तंग नहीं करता था। इसी दौरान उसने दुनिया के कई बड़े सीरियल किलर के साथ लेटर के माध्यम से बात करना शुरू किया, जैसे रिचर्ड रेमिरेज, पैट्रिक किर्नी और अपने रोल मॉडल ईसाई सगावा के साथ। उसने पेंटिंग्स भी शुरू की, सीरियल किलर के पोर्ट्रेट काले, सफेद और लाल रंग में। 22 मार्च 2002 को वो अपने जन्मदिन पर गुड बिहेवियर के चलते रिहा हो गया। 8 साल जेल में काटने के बाद रिहाई के बाद निकोलस स्वीडन और यूके में रहा, लेकिन जहां भी उसकी असली आइडेंटिटी सामने आई उसको वहां से निकलना पड़ा। वापस वो फ्रांस आ गया और यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, उसने फेक आइडेंटिटी के दम पर उसने फिर से एक पेरिस के मुर्दा घर में नौकरी ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 15 सालों तक ऐसे ही काम करता रहा फेक आइडेंटिटी के दम पर। आज वो खुद को निकोलस कास्टेलॉक्स के नाम से प्रेजेंट करता है। उसकी एक कंपनी है सीरियल प्लेजर, जो कि सीरियल किलर से जुड़ी हुई चीजें बेचती है। वो आज भी पोर्ट्रेट बनाता है और बेचता है। ट्रू क्राइम एग्जीबिशन में कोलैबोरेट करता है और इंटरव्यू देता है। वो खुद को
वेम्पायर ऑफ पेरिस के लेवल के साथ कंफर्टेबल दिखाता है। निकोलस क्लॉक्स की ये कहानी किसी अचानक बने मॉन्स्टर की कहानी नहीं है। यह एक बच्चे की कहानी है जिसे बार बार अकेला छोड़ा गया, जिसके शुरुआती वार्निंग साइंस को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, जिसकी माँ की पुलिस कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अपराधों को जस्टिफाई किया जाए। थियरी बिजनेयर की हत्या, एक निर्दोष इंसान की हत्या, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यह केस कई सवाल छोड़ता है। मेंटल हेल्थ के अर्ली साइन को सीरियसली लेना चाहिए। बचपन की साइकोलॉजी किसी इंसान को किस हद तक सेव कर सकता है, और कोर्ट जो ऐसे व्यक्ति को वापस से समाज में भेज देता है, क्या ये इनफ है? इन सब सवालों के जवाब केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज से भी पूछे जाने चाहिए। इस केस में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर, तब तक अपना ध्यान रखें।